जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक इंडियन यूट्यूबर को किया गया है गिरफ्तार। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत की स्ट्राइक जितनी दिखाई और बताई गई है उससे और ज्यादा हुई है। पाकिस्तान के एक और एनालिस्ट ने कंफर्म किया पाकिस्तान के मेजर एयरबेसिस का लॉस। अपने एयरबेसिस को रिपेयर करवाने के लिए पाकिस्तान ने जारी किए नए टेंडर और 20 और Su-30 MKI फाइटर्स अपग्रेड होंगे ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए। एक हरियाणा बेस्ड ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर जिनका नाम है ज्योति मल्होत्रा, तो उन्हें पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। और जो ज्योति मल्होत्रा है, इनका यूट्यूब पर ट्रैवल विद जो नाम से एक चैनल भी है और इन पर आरोप है कि इन्होंने पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स के लिए जासूसी करी है और उनको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पास करी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा हिसार की निवासी हैं और इन्होंने खुद ही इस बात को स्वीकार किया है कि इन्होंने पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स के साथ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, फिर जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और इन्हें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के सेक्शन 3 और सेक्शन 5 और भारतीय न्याय संहिता एक्ट के सेक्शन 152 के तहत गिरफ्तार किया गया है। और इन पर जो FIR दर्ज हुई है उसके मुताबिक इन्होंने 2023 में दिल्ली में स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन को विजिट किया था और वहाँ वो एक व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आई जिसका नाम था एहसान उर रहीम उर्फ दानिश, जो कि नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में एक स्टाफ मेंबर है। और फिर उसके बाद से जो ज्योति मल्होत्रा है वो एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के साथ कंटिन्यू टच में थी और 2023 में इन्होंने पाकिस्तान को भी विजिट किया था और उस दौरान उनकी मुलाकात हुई थी अली अहवान से, जिसने पाकिस्तान में इनके स्टे से लेकर इनकी ट्रैवलिंग हर चीज़ को सुनिश्चित किया था। और फिर इसी अली अहवान ने इनको पाकिस्तानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था, जहाँ ये शाकिर और राणा सहवाज से मिली थी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा ने शाकिर का नाम जट रंधावा के नाम से सेव किया था ताकि कोई भी उन पर कोई भी डाउट क्रिएट ना कर सके। और फिर 2023 में पाकिस्तान से वापस आने के बाद ये लगातार उन सभी पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स के साथ टच में थी और वो भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के माध्यम से। और रिपोर्ट्स में भी मेंशन किया गया कि ज्योति मल्होत्रा ने 2023 में पाकिस्तान को 2 बार विजिट किया था। और ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स ने उस नेटवर्क का हिस्सा बनाया जो कि हरियाणा और पंजाब में फैला हुआ है और जहाँ पे इनके जो की ऑपरेटिव्स हैं वो एजेंट्स या फिर मुखबिर की तरह काम करते हैं। और ये भी बताया गया कि जो दानिश है जो कि उन्हें पाकिस्तानी हाई कमीशन में मिला था, तो भारत सरकार द्वारा उसे पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया गया था और 13 मई 2025 को उसे निष्कासित भी कर दिया गया। लेकिन इसी दानिश ने ज्योति को मल्टीपल पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से इंट्रोड्यूस करवाया था। और ज्योति मल्होत्रा पर आरोप यह है कि भारत की कुछ सेंसिटिव लोकेशंस की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही थी और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज को क्रिएट करने में सक्रिय रूप से काम कर रही थी। इसके अलावा शनिवार को ऑफिशियल्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक NIA ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आईसिस के 2 मेंबर्स को गिरफ्तार किया है जो कि संभावित रूप से आईसिस के स्लीपर सेल का हिस्सा थे। और जिन 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उनके नाम है अब्दुल्ला फयाज शेख और दूसरे का नाम है तलहा खान। और NIA के मुताबिक 2023 में पुणे में IEDs के फैब्रिकेशन और टेस्टिंग वाले मामले में भी ये दोनों व्यक्ति शामिल थे और लगभग 2 वर्षों से ही दोनों फरार थे और इनके सर पर 3 लाख रुपए तक का इनाम भी रखा गया था। द प्रिंट की लेटेस्ट रिपोर्ट में रिलायबल सोर्सेज के हवाले से भी कंफर्म किया गया है कि 8 से 10 मई के बीच में भारत ने जो जवाबी कार्रवाई करी थी तो उस दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने एयरक्राफ्ट खोए हैं। और इस रिपोर्ट में भी बताया गया कि भारत की स्ट्राइक्स ऑफिशियली दोनों तरफ से जितनी ज़्यादा क्लेम की गई है तो ये उससे भी कहीं ज़्यादा डीप थी और कहीं ज़्यादा वाइड थी। और 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी कैंपों को डिस्ट्रॉय किया गया था, तो उससे संबंधित एविडेंस को भी इकट्ठा करने के लिए इन सभी स्ट्राइक्स को हाई रेजोल्यूशन के रिकॉनेसेंस UAVs ने कवर किया था। लेकिन इन सभी स्ट्राइक्स के बाद भारत ने केवल उन्हीं का क्लेम किया है जिनकी वीडियोस पब्लिक द्वारा शॉट की गई है और सोशल मीडिया पर शेयर की गई है, और या फिर उनके बारे में जिनकी क्लियर सैटेलाइट पिक्चर्स उपलब्ध थी। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ और स्ट्राइक्स हुई थी जिनका क्लेम ना तो पाकिस्तान ने किया है और ना ही भारत ने। और इस रिपोर्ट में इस बात को भी कंफर्म किया गया कि चाइनीज PL-15 मिसाइल एक भी टारगेट को हिट नहीं कर पाई थी। और ग्राउंड्स पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो अधिकतर एसेट्स डैमेज हुए हैं तो वो मुख्य रूप से नूर खान बेस और भुलारी एयरबेस वाली स्ट्राइक्स में हुए हैं। बाकी पिछले अपडेट्स में ऑलरेडी हम आपको क्लियर कर चुके हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के फॉर्मर एयर मार्शल ने कंफर्म किया है कि भारत के स्ट्राइक में पाकिस्तान का वॉक्स एयरक्राफ्ट भी डिस्ट्रॉय हुआ है। और पाकिस्तान का जो एक्चुअल लॉस है तो वो उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है जो कि अभी तक ऑफिशियली और अनऑफिशियली दिखाए गए हैं। और भारत की इन्हीं सब जबरदस्त कार्रवाई के चलते ही 72 घंटों के अंदर ही जो पाकिस्तान था उसने फिर सीज फायर के लिए भारत के DGMO को कॉल किया था। और भारत के जवाबी स्ट्राइक्स में पाकिस्तानी एयरबेसिस को कितना बड़ा डैमेज हुआ है तो उसका एक और बेहद ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस ही सामने आया है कि पाकिस्तान ने अपने सभी एयरबेसिस जो कि डिस्ट्रॉय हुए तो उनको रिपेयर करने के लिए टेंडर भी जारी कर दिए।
और पाकिस्तान के टेंडर की जो जानकारी है वो पब्लिक डोमेन में निकल के सामने आई है। यानी कि पाकिस्तान क्लेम कुछ भी करे, पर सच्चाई यही है कि भारत की जो स्ट्राइक्स थी वो इतनी ज़बरदस्त थी कि पाकिस्तान के बेस इतनी बुरी तरह से तबाह हुए हैं कि वो छोटी मोटी रिपेयरिंग से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक प्रॉपर टेंडर जारी किया गया उनकी रिपेयरिंग करवाने के लिए। इसी तरह से पाकिस्तान के एक और जाने माने पत्रकार और एनालिस्ट हैं, इनका नाम है मोहित पीरजादा। तो उन्होंने भी हाल ही में अपने एक वीडियो के माध्यम से कन्फर्म किया है कि भोलारी बेस के साथ साथ अन्य सभी बेसिस पर भी भारत की स्ट्राइक्स बेहद ही प्रिसाइज थी। और उनका यह भी मानना है कि पाकिस्तान की एक भी मिसाइल भारत की किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं कर पाई है, और न ही पाकिस्तान ने इसको प्रूव करने के लिए कोई सैटेलाइट पिक्चर्स दिए थे, जबकि भारत ने अपने दावों को साबित करने के लिए सभी तरह के अनडिनाइबल एविडेंस दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना की जवाबी स्ट्राइक्स में पाकिस्तान के एयरबेस पर मौजूद टर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटर्स की जान भी गई है। और बाकी किस तरह से टर्की इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इनडायरेक्टली भारत के खिलाफ शामिल था, तो वो तो अभी तक किसी से भी छुपा हुआ है नहीं। फिर चाहे टर्की द्वारा पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करना हो या फिर इन ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए पाकिस्तान की मदद के लिए अपने ऑपरेटर्स को ही पाकिस्तान में भेजना हो। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि पाकिस्तानी सुमोरों को उनकी औकात दिखाने वाली भारत की जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो जल्द ही हमें उसका हाइपरसोनिक वर्जन भी देखने को मिल सकता है। और इसी के संकेत अभी हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के फॉर्मर CEO और MD डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा की तरफ से देखने को मिले, जिसमें एक इवेंट को संबोधित करते हुए उनका कहना था कि 2-3 सप्ताह पहले हमने हाइपरसोनिक इंजन को टेस्ट किया था और जल्द ही हम हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ भी आएंगे जो कि मैक 5 तक की रफ्तार को अचीव करने में सक्षम होगी। उनका यह भी कहना था कि ब्रह्मोस की सारी टेक्नोलॉजीज DRDO द्वारा इन हाउस ही डेवलप की गई है, यहाँ तक कि हमने दुनिया के सबसे लार्जेस्ट लॉन्चर को भी खुद से बनाया है। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ब्रह्मोस जो कि एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आती है, तो ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली यूनिवर्सल वेपन है जो कि अनमैच प्रिसिशन और ब्रूटल फोर्स को डिलीवर करता है, और जिसको इंटरसेप्ट कर पाना यानी कि उसको रोक पाना लगभग नामुमकिन है। पाकिस्तानी ड्रोन्स को सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही तरीके से समझाने वाले भारत के जो स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट ने IDDIS काउंटर ड्रोन सिस्टम्स की खरीद के लिए BEL के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और ये जो काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हैं, इन्हें DRDO और BEL ने स्वदेशी तौर पर विकसित किया है। IDDIS का मतलब है इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, यानी कि ये एक पूरा पैकेज है जो कि ड्रोन को डिटेक्ट करने से लेकर उसको ट्रैक करता है और ट्रैक करने से लेकर न्यूट्रलाइज करने तक हर तरह का टास्क परफॉर्म करने में सक्षम है। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें भारतीय वायुसेना की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कंफर्म किया गया है कि जयपुर में जो US एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट लैंड हुआ था, तो वो किसी तकनीकी समस्या के कारण था और जिसको एड्रेस करने में भारतीय वायुसेना की टीम ने US मिलिट्री की मदद करी थी। और लॉजिस्टिक कॉपरेशन फ्रेमवर्क के तहत इसके लिए क्रिटिकल इक्विपमेंट को रैपिडली मोबिलाइज किया गया था, जो कि दोनों देशों के बीच के हाई कोऑर्डिनेशन को भी दर्शाता है। और आपको बता दें कि US एयरफोर्स के C-17 एयरक्राफ्ट के भारत में इस लैंडिंग को लेकर जो प्रो पाकिस्तानी हैंडल्स हैं, वो अपने प्रोपेगेंडा गेम के तहत कुछ ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि जो अमेरिका है वो भारत के लिए कुछ बड़े डिफेंस इक्विपमेंट लाया है जिनको भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया है। लेकिन भारतीय वायुसेना के ऑफिशियल स्टेटमेंट ने इस प्रोपेगेंडा को बस्ट कर दिया है। कानपुर में स्थित HAL के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन ने इंडियन कोस्ट गार्ड के 17 डॉर्नियर डू 228 एयरक्राफ्ट की मिड लाइफ अपग्रेड को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। और ये जो अपग्रेड है ये इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाने में अपना योगदान देगा। इसके अलावा कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस को देखते हुए अब भारतीय वायुसेना अपने 20 और Su-30 MKI फाइटर्स को ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करने के लिए अपग्रेड कर सकती है। और बता दें कि अभी तक केवल 40 Su-30 MKI फाइटर्स हैं जिनको ब्रह्मोस से मिसाइल को लॉन्च करने के लिए मॉडिफाई किया गया है। और अब 20 और सुखोई फाइटर्स को अपग्रेड करने के साथ फिर भारतीय वायुसेना के पास 60 Su-30 MKI फाइटर्स हो जाएंगे जो कि ब्रह्मोस जैसी लीथल मिसाइल को लॉन्च करने में सक्षम होंगे। वहीं इसके अलावा LCA तेजस के फॉर्मर प्रोग्राम डायरेक्टर और चीफ डिज़ाइनर श्री कोटा हरिनारायण का कहना है कि कुछ ही वर्षों में फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर करने के मामले में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनेगा। और उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि भारत न केवल अपने डिफेंस की रिक्वायरमेंट के लिए सभी फाइटर जेट्स को बनाएगा, जबकि फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट करेगा। और ऐसा होने में बहुत लंबा समय लगने वाला नहीं है। और एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने एक संबोधन में स्पष्ट किया है कि कैसे 9 और 10 मई की रात को जनरल आसिम मुनीर ने रात को 2:30 बजे उनको उठाया और बताया कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करी है, जिनमें से एक मिसाइल उनके नूर खान एयरबेस पर भी गिरी है। 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। फिर इसके बाद रिप्लाई में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को क्या कहा होगा,
तो फिर उसकी कल्पना हम आपके विचारों पर छोड़ देते हैं और जिसे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में कारगिल में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन अमित भारद्वाज और हवलदार राजवीर सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन 1965 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर बलजीत सिंह रंधावा वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही सुरेश कुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2020 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान लांस नायक राज सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि कारगिल वॉर के समय भारतीय वायुसेना के कौन कौन से एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।